हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th बायोलॉजी। चैप्टर का जो नाम है वो हमारा है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी हमारी लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन and transportation. These are the examples of life process. Clear? So first of all, we will start life process. What is the life process? और लाइफ प्रोसेस जो है वो क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में? आपको पता ही है कि जो लाइफ प्रोसेस है उसके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्लियर? सो लाइफ प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अगर लाइफ प्रोसेस नहीं होगी तो हमारी बॉडी का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बॉडी का धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया तो हमारी बॉडी की जो शेप है, जो हमारी बॉडी का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी और हमारी जर्नी एक ही है, और वो है इस चैप्टर की स्टार्टिंग लाइफ प्रोसेस के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बहुत ही क्लियरली कुछ डायग्राम है जो कि बहुत क्लियरली विजिबल है, और ये आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट डायग्राम। सो फर्स्ट डायग्राम जो है ये क्या शो कर रहा है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसे हम फूड लेते हैं और फिर कैसे हमारे फूड का बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, जिसके अंदर हम कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कैसे बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप देख सकते हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल। सेल के अंदर हमारे ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि सेल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। वी कैन से द कंटेंट ऑफ द सेल। और सेल जो है वो क्या है, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? बिल्डिंग ब्लॉक है, छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है, नंबर ऑफ ऑर्गन से क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और फिर ये ऑर्गन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट होके कंप्लीट एक बॉडी फॉर्म करता है। इसको हम बोल सकते हैं द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये वही बॉडी है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन हैं, और वो ऑर्गन आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्टेड होके क्या करते हैं, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे फर्स्ट हमारा जो चैप्टर का नाम है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, और इसका चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। क्लियर? सो नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ लीफ, एंड इन दिस लीफ डायग्राम आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आएंगे। छोटे छोटे पोर स्ट्रक्चर है, स्मॉल पोर है। वो स्मॉल पोर क्या है उसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्मॉल ओपनिंग दिखाई दे रही है। ये जो स्मॉल ओपनिंग है, या वी कैन से द स्मॉल पोर, these pores present on the surface of leaves. And what is the main function of these structures? These small pore we can say the stomata, and these stomata they lie on the surface of leaves and in the epidermal layer, and these stomata help in the exchange of the gases. Clear? अभी इसका हम जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, बहुत डिटेल में करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अभी सिर्फ ये हमारे क्या है, सभी इसमें जो प्लांट्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, लिविंग है। ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर कैसे ग्रोथ हो रही है कि पहले जो बॉडी साइज था वो बहुत छोटा था, कम था। धीरे धीरे क्या हुआ, एज इंक्रीज हुई, एज बढ़ी, एज बढ़ने से क्या होगा, बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। और ये जो ग्रोथ है ये भी एक क्या है, करेक्टर है। किसका करेक्टर है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर? कि जो ग्रोथ होती है वो हमारे किस में ऑब्जर्व की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो हमें पता है कि जो नॉन लिविंग है वो ग्रो नहीं करते, उनका जितना साइज है
सेफ है, वो उतने ही रहते हैं। बट टाइम के अकॉर्डिंग हमारे जो लिविंग बॉडी है, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड हमारे अंदर भी क्या है, ग्रोथ है। और जैसे ही क्या होगा, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे, सेल का मास इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, बॉडी की ग्रोथ होगी और सेल जो साइज है बॉडी का वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज अर्थवॉर्म। इन दिस डायग्राम द अर्थवॉर्म इज फार्मर फ्रेंड हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसान के लिए, फार्मर के लिए। जो अर्थवॉर्म है इससे क्या बनती है, खाद बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं केचुए की खाद, हिंदी में हम केचुआ बोल सकते हैं, अर्थवॉर्म। और ये क्या करता है, ये हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्लियर? सॉइल की फर्टिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है बहुत अच्छी होगी, डिजीज फ्री होगी, अच्छे से ग्रोथ होगी, और जो हमारे प्रोडक्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। हम बोल सकते हैं जो यील्ड होगी हमारी क्रॉप की वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? वो डिपेंड करता है सॉइल की, जो सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल का जो कंपोजिशन है वो कैसा है। क्लियर? नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दिस इज अ वायरस। वायरस आप जानते ही हैं कि अभी कुछ साल पहले, बिफोर 2 to 3 years बिफोर, हम बात करें कोरोना वायरस, जिसने हमारी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब किया, सभी की, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। और वायरस जो होते हैं, दे शो बोथ कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। We can say the living and we can say the non-living. But when they behave like a living, when they infect the cell, when the virus is infect the cell, they behave like the living. But when outside the cell, without infection, they show non-living character. Clear? ये भी हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि जो ऑर्गेनिज्म which shows many properties such as movement, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज हम कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। अब मूवमेंट जो है वो भी हमारी एक होती है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, एंड अदर वन इज कौन सी मूवमेंट होगी, जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होगी बट वो मूवमेंट होगी। क्लियर? अब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट क्या होती है कि जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हमारी मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट्स में क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? वी कैन से दिस इज द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। बट अगर हम मान लीजिए हवा चल रही है बहुत तेज, हवा की लहरें हैं, और उनमें क्या हो रहा है कि आप थोड़ा हिल डुल रहे हो, तो वो जो मूवमेंट है, आपने देखा कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स भी लिविंग हैं, और जैसे हवा चलती है तो प्लांट्स के जो पार्ट हैं, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दे शो मूवमेंट, वो इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, तो वो मूवमेंट, दिस इज नॉट अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। उस मूवमेंट को हम ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं बोलेंगे। द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट वो होगी जो इंटरनली ग्रोथ होगी। इंटरनली मतलब कि बॉडी का साइज इंक्रीज होगा, बॉडी का मास इंक्रीज होगा, बॉडी के शेप में चेंजेस आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस। अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे मूवमेंट को ही। देखो हमारी होती है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जिसमें ग्रोथ होगी, बट अदर वन इज which is not related to the growth. The movement which is not related to the growth, they show movement. Plants also shows the movement, growth related and non-growth related movement. Clear? Next आते हैं हम, but visible movement is not a defining the characteristics of the life. देखिए जब ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट्स की, हमारी ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, एकदम से तो नहीं होगी कि जैसे आज है कल हम एकदम से हमारी बॉडी का साइज चेंज हो गया, ऐसे नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। तो वो हमारी ग्रोथ जो है वो विजिबल नहीं है, एकदम से विजिबल नहीं, उसमें टाइम लगेगा, फिर हमें क्लियरली विजिबल होगी। क्लियर? सो द नॉन विजिबल, जो हमें विजिबल नहीं होती है, ठीक है, या विजिबल होती है, इसमें क्या है कि जो विजिबल मूवमेंट है, जो हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है, जो मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, क्या वो मूवमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को शो करेगी? क्या वो डिफाइन करेगी कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है?
only the movement, visible movement, which is not a defining characteristics of the life, because examples like a plant may not grow visibly. जो प्लांट होते हैं वो एकदम से ग्रो नहीं करते, ठीक है, टाइम लगता है ग्रोथ में, धीरे धीरे होती है, स्लो प्रोसेस होती है ग्रोथ. तो which may not grow visibly and some animals can breathe without visible movement. क्लियर. हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं. क्या होती है ब्रीथिंग? ब्रीथिंग में होता है कि हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज द CO2. हम CO2 गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, टेकअप करते हैं. तो वो जो मूवमेंट है, क्या वो मूवमेंट विजिबल है? क्या वो मूवमेंट विजिबल है? वो विजिबल मूवमेंट नहीं है. क्या हमें दिखाई दे रही है ऑक्सीजन? क्या हमें CO2 विजिबल है? नहीं है. बट वो मूवमेंट क्या है? क्या वो डिफाइन कर रही है कि हम लिविंग हैं? So now, because the plants may not grow visibly and some animals can breathe without visible movement, कि जो कुछ एनिमल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट है वो विजिबल नहीं होती, वो नहीं दिखाई देती, लेकिन वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं कि वो भी क्या है, लिविंग है. क्लियर. वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट द सम सेल. अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि जो वायरस होते हैं वो दोनों करेक्टर शो करते हैं. कौन से करेक्टर? लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी. बट वो लिविंग के करेक्टर्स कब शो करेंगे? वो लिविंग कब होते हैं? व्हेन द वायरस इन्फेक्ट द सेल. जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो हमें एक लिविंग का करेक्टर शो करेगा. बट जब वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता वायरस, तब तक वो क्या है, नॉन लिविंग है. आप देख सकते हैं द वायरसेस दैट डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम, वो तब तक अपनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करेंगे. कब तक शो नहीं करेंगे? जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना करे. जब वो सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, लिविंग. बट जब वो सेल से बाहर है, सेल को उसने इन्फेक्ट नहीं किया, तो वो जो कौन सी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करेंगे? जब तक वो सेल को इन्फेक्ट नहीं करेंगे तो वो नॉन लिविंग है. जब वो सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करेंगे और जिससे वो लिविंग कैरेक्टर शो करेंगे. यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? एनी डाउट अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. सबसे फर्स्ट, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या वी कैन से द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपने ये 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फर्स्ट वन इज द सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, फिर नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, एंड होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्लियर. सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ किससे बना है, सेल से मिलकर बना है, उसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिंगल सेल्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम. वो क्या है, सिंगल सेल्ड है कि ऑल द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय ओनली द सिंगल सेल, ओनली वन सेल. एक ही सेल क्या करेगी, सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी. किसमें? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में. क्लियर. बट जैसे ही सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो जब ग्रुप हो जाता है सेल्स का और वो कोई फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, तो उससे क्या बन जाएगा, टिश्यू. क्या बन जाएंगे, टिश्यूज. आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ सेल्स हैं, आपस में वो क्या है, एक दूसरे के साथ कंबाइन है, और वो क्या बन जाएगा, टिश्यू लेवल. क्लियर. नेक्स्ट इज ऑर्गन. ग्रुप ऑफ टिश्यूज से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है. और जब हमारे एक से ज्यादा ऑर्गन कनेक्ट होते हैं तो क्या बन जाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. आप देख सकते हैं अब ये जो है हमारा एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं इसमें जो होल्स है उसके अंदर क्या है, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है. ठीक है. इट में भी द कौन कौन से ऑर्गन है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लंग्स हो गए. ठीक है. और कौन से हैं हमारे, किडनी हो गई, हार्ट हो गया. सो दीज ऑर्गन, ये क्या है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और एक से ज्यादा ऑर्गन से क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम. दीज ऑर्गन्स आर कनेक्टेड एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द बॉडी. क्लियर. नेक्स्ट इज, फिर क्या होगा, जब कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. क्लियर है सभी को. नेक्स्ट इज
दिस इज द इन द एनिमल्स एंड इन द प्लांट्स। ये हमारा एनिमल्स का एग्जांपल है कि एनिमल्स के अंदर फर्स्ट सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया, कंप्लीट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट इन द प्लांट्स, प्लांट्स में भी क्या होता है, प्लांट सेल होती है जैसे एनिमल सेल होती है। तो क्या आप सभी को ये क्लियर है कि जो प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं सिंपली आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज इन दैट एनिमल सेल दैट वैक्यूल्स इज स्मॉल इन साइज। इन द एनिमल सेल जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स क्या काम करते हैं, बेसिकली वैक्यूल्स का जो काम है वो स्टोरेज का काम है, वो स्टोर करते हैं। इन द एनिमल सेल जो होते हैं वैक्यूल्स वो स्मॉल साइज के होते हैं, बट इन द प्लांट सेल जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर लार्ज साइज्ड। वो क्या होते हैं, लार्ज साइज होते हैं। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्लियर। सेकेंड डिफरेंस वन इज इन द एनिमल सेल cell wall is absent, but in the plant cell cell wall is present. Clear. This is the second difference. And the next third difference is the presence of the chloroplast. The chloroplast is present in the plant cell, not in animal cell. Because why and what is the role of the chloroplast? We know that in the class 9th आपने इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी किया होगा 9th क्लास में कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, ठीक है, और वो पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल। क्या करता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का जो मेन रोल है वो सेल को, प्लांट सेल को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और क्लोरोफिल हमारे प्लांट सेल के अंदर किसको एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है कौन, क्लोरोफिल। क्लियर। बट इन द एनिमल सेल हमारा क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट। ये बेसिक डिफरेंस है, तो इसको हमने एक बार दोबारा से रिवाइज किया, 9th क्लास में आपने अच्छे से डिस्कस किया होगा। क्लियर है। तो बेसिक डिफरेंस जो है प्लांट एंड एनिमल सेल में। सो इन दिस इज द सेल, प्लांट सेल। फिर क्या बनेगा, टिश्यू बना। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होंगे। जो एनिमल सेल के अंदर टिश्यू है वो एनिमल प्लांट सेल में नहीं होंगे। सेकंड इज ऑर्गन। जो एनिमल सेल के अंदर ऑर्गन है क्या वो प्लांट सेल में होंगे? क्या स्टमक प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में? नहीं, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट होता है ओनली इन द एनिमल सेल। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट के। नेक्स्ट इज दिस इज द कंप्लीट बॉडी ऑफ द प्लांट विच इज क्लियरली विजिबल to everyone. So let's start. Next is the living organism. They are well organized structure having the tissues, cells and cell organelles etc. अब हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। उनके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। एंड जैसे कि कौन से, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, टिश्यू से मिलके बने हैं। एंड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं कि जो हमारी जो सेल है, या वो चाहे प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, उनके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जिनका स्ट्रक्चर एक सेल ऑर्गेनेलीज से और दूसरी सेल ऑर्गेनेलीज का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, उनका सिक्रीशन अलग होता है। तो फर्स्ट जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपके सामने बता देता हूं आपको कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर। इन द प्लांट सेल, इन एनिमल सेल मोस्टली कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कॉमन है, कुछ ऐसी है जो जिनका क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर। डिफरेंस किसका होगा, क्लोरोप्लास्ट। जो हमने पढ़ा है, जो प्लास्टिड जो हम पढ़ते हैं, हमने जो 9th क्लास में किया था प्लास्टिड्स, और उसमें हमने किया था ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। ल्यूकोप्लास्ट हमने किया, ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट इट गिव्स द ऑरेंज या रेड कलर टू द प्लांट पार्ट्स लाइक फ्रूट्स को कलर देता है क्रोमोप्लास्ट। And this chloroplast, it contain the green pigment which is called the chlorophyll and which give the green color to the plant cell. Clear? So इसीलिए next है, since these structures are made up of the molecules, they must be always move molecules around.
क्लियर, कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही जो है क्या है, लाइफ प्रोसेस। उसकी हम डेफिनेशन करेंगे, क्या है लाइफ प्रोसेस। सबसे फर्स्ट इज लाइफ प्रोसेसेस आर ऑल द मेंटेनेंस प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस। मेंटेनेंस प्रोसेसेस का मतलब ये है कि जो लाइफ प्रोसेस है वो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। क्लियर, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं कौन, लाइफ प्रोसेस। एंड इट प्रिवेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर, लाइफ प्रोसेस क्या है, एक मेंटेनेंस प्रोसेस है एंड विच प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है सभी को कि अगर लाइफ प्रोसेस नहीं होगी तो बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर बॉडी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया तो बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बॉडी की डेथ हो जाएगी। हम डेथ क्या हो जाएगी, बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्लियर, किसके बिना, विदाउट एनी लाइफ प्रोसेस। एग्जांपल्स लाइक जैसे फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन and the last one is excretion. These are the examples of life process. Okay, so you can see examples like nutrition, respiration, excretion, growth and transportation. Clear? So for this energy is needed from outside. अब बॉडी को मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो कहां से आती है, बॉडी से बाहर से आती है, आउटसाइड द बॉडी। और वो एनर्जी सोर्स कौन होता है, हमारा फूड। फूड जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एनर्जी गिविंग फूड्स। कौन से होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स। क्लियर, और हमारा जो एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारा आउटसाइड द बॉडी है, वो कौन है, फूड है। जो फूड है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर, तो फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे जो क्या देंगे, हमें एनर्जी देंगे। और हम बोलते हैं, हमें पता ही है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दे आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। क्लियर, सो फॉर दिस एनर्जी इज नीडेड फ्रॉम आउटसाइड एंड द एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड फूड। फूड जो है दिस इज द एनर्जी सोर्स, सिंस दैट लाइफ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। लाइफ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स कौन है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर द एनर्जी गिविंग फूड, वो हमें एनर्जी देते हैं। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें एग्जांपल्स लाइक कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज हो गया विच इज अ सिंपल शुगर, स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर विच इज द फॉर्म्ड ऑफ द नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लूकोज से मिलकर बना है स्टार्च, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको क्लियर है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, अभी मैं राइट कर देता हूं यहाँ पे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। देखिए द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। क्लियर, अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, एक एनर्जी सोर्स है, और ये किस में प्रेजेंट होगा, हमारे फूड में होगा। क्लियर, सो नाउ दैट लाइफ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। कार्बन आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। कौन सा है कार्बन, कार्बन 6। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द कार्बन, सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। क्लियर, सो ये हमारा क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज आर कार्बन बेस्ड। जितने भी हमारे फूड सोर्सेज होते हैं, जो फूड होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं हमारे फूड होते हैं, और वो सारे मोस्टली क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ द फूड्स आर broken down
या built up in the body and they are finally converted to a uniform source of energy for molecular movement and the molecules for the growth and the development. अब जो हमारे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज है विच इज द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, अब वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उसका बॉडी में ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद भी क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर। और वो एनर्जी फिर हमारी बॉडी की हेल्प किस में हेल्प करेगी, बॉडी की ग्रोथ में और बॉडी की डेवलपमेंट में। क्लियर। जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी इसमें यूज होगी फॉर बॉडी ग्रोथ एंड बॉडी की डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ में और बॉडी की डेवलपमेंट में। क्लियर। सो नाउ द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस व्हिच आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होंगी बॉडी में, जिससे क्या होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस है जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जो कौन से मॉलिक्यूल्स, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। क्लियर। सो नाउ फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन। अब बॉडी में ब्रेकडाउन तो होगा कार्बन बेस का, बट वो ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, किसका ब्रेकडाउन, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स का, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे जब हम नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल जब हम स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस का, तो उसके अंदर हमारा आएगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन, अदर वन इज एनारोबिक। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो उसको हम लेटर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट इज, अब वो क्या करते हैं, उसको जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है उसके ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन को यूज करते हैं। क्लियर। इन सेल्स द वेरियस केमिकल रिएक्शंस क्रिएट यूजलेस एंड द हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड दिस रिमूवल ऑफ सच प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब देखिए, हर एक चीज का ब्रेकडाउन जब भी बॉडी में होगा, किसी भी चीज का मान लीजिए ब्रेकडाउन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या रिलीज होगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट which is a useless product, we can say this is a useless and harmful product, और उस useless and harmful product को बॉडी से रिमूव करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर से रिमूव नहीं किया तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स, ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स क्रिएट हो जाएंगे जो बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है और उसके लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। व्हाट इज इट इज कॉल्ड, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मींस जो बॉडी है, बॉडी के अंदर से जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ द यूजलेस या वी कैन से द अनडाइजेस्टेड फूड, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द बॉडी is called excretion। उसको हम क्या बोलेंगे, excretion। क्लियर यहां तक सभी को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेल है उनके अंदर और वही सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, सिंगल सेल। क्लियर। अमीबा एंड द पैरामीशियम एग्जाम्पल्स हैं किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अब क्या होगा उसके अंदर कि जो प्रोसेस है, सारे जितने भी लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस वो सिर्फ कौन परफॉर्म करेगी, ओनली सिंगल सेल। क्लियर। अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर वो सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करेगी,
So in these unicellular organisms, the entire surface is contact with the environment, so no specific organs are needed for food intake, for the gas exchange या for the removal of waste. उनके अंदर कोई अलग से ऑर्गन नहीं है जो क्या कर सके, फूड इंटेक कर सके, फूड ले सके, ऑक्सीजन का इंटेक हो सके, ऑक्सीजन ले सके, या फिर उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर सके। ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है किसमें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। क्लियर। तो सिंगल सेल्ड जो होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जो क्या कर सके, उस वेस्ट को या ऑक्सीजन का इंटेक कर सके। ऐसा कोई उनके अंदर ऑर्गन नहीं है जो इस प्रोसेस को कर सके। क्लियर। तो क्या होता है कि जो हमारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ पे, वो क्या करते हैं, सारे के, क्योंकि उनकी जो सेल है वो सिंगल सेल है, एक ही सेल है, और सेल जो है वो क्या है, किसके कांटेक्ट में है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। दैट सेल का जो सरफेस है, द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट टू द इन्वायरमेंट। वो किसके कांटेक्ट में है, डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। इसीलिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा क्या, कोई भी ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, बहुत सिंपल है, और वो सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रही है, ओनली सिंगल सेल। क्लियर। इसीलिए in the unicellular organism the entire surface is in contact with the environment, so no specific organs are needed for their food intake। फूड के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन जरूरी नहीं है। एंड फॉर द गैस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करने में कोई ऐसा ऑर्गन जरूरी नहीं है, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एंड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्लियर। बट वी आर द मल्टी सेलुलर। हम क्या हैं, वी आर द मल्टी सेलुलर, है ना। मल्टी सेलुलर क्यों है, मल्टी सेलुलर कैसे है, मल्टी सेलुलर कौन सी ऐसी सेल्स हैं, कौन सी ऐसी डिफरेंट सेल्स हैं जो हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, बता सकते हैं कौन सी सेल हैं, कोई भी यानी 2 सेल्स जो कि दोनों डिफरेंट हो, जिनका फंक्शन अलग हो। फर्स्ट इज नर्व सेल, न्यूरॉन। सेकेंड इज ब्लड सेल, विच इज द पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड सेल का काम अलग है, ब्लड सेल का फंक्शन अलग है, नर्व सेल का फंक्शन अलग है। नर्व सेल का जो काम है वो ब्लड सेल का नहीं है। ब्लड सेल क्या करती है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स हैं, और कौन कौन सी सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इन सभी का फंक्शन अलग है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम अच्छे से बहुत ही डीपली इसको स्टडी करेंगे, आरबीसीज के बारे में, डब्ल्यूबीसीज के कितनी होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो अभी सिर्फ हमने क्या करना है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है। इसीलिए मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन है, बॉडी कॉम्प्लेक्स है, बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो है, बॉडी की जो शेप है वो क्या है, डिफरेंट है यूनिसेलुलर से। यूनिसेलुलर की बॉडी सिंपल थी, हमारी बॉडी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। बॉडी का शेप, डिजाइन डिफरेंट है, साइज अलग है बॉडी का। क्लियर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, बट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल्स क्या है, जो सेल है उसका जो सरफेस है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।